हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर शो। जैसा कि दोस्तों हम लोग लेके आते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी श्रृंखला में आपके क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं पिछले 2 दिन से, वो आप हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ एक है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। ये पूर्वी रेलवे का आसनसोल मंडल है। ये है वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में। यहाँ पे भारतीय रेलवे ने एक अपना प्रथम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो पूर्वी रेलवे, ये जो आपके 18 जोन है रेलवे के, जिनमें से एक 19वां जोन अगर कंसीडर कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, मेट्रो कोलकाता। तो उसी में से पूर्वी रेलवे का जो जोन है जिसका हेडक्वार्टर आपका कलकत्ता में है, उसमें पूर्वी रेल के जो आसनसोल मंडल है उसमें भारतीय रेलवे ने अपना क्या किया है, प्रथम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ये क्या फ्रेट के लिए जो कार्गो टर्मिनल है वो अपना उसका उद्घाटन किया है। तो ये पीएम गति शक्ति नाम से जो है प्रधानमंत्री जी ने एक योजना अपनी लॉन्च की थी। उसमें क्या था, उसमें रेलवे, सड़क, जलमार्ग, विमान सहित सभी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए 16 मंत्रालय विभागों के समन्वयकारी एक पहल है। देखिए पीआईबी का एक ट्वीट है, गति शक्ति मास्टर प्लान टू इंट्रोड्यूस वेरियस प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट सेक्टर्स दैट विल इंश्योर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लाख्स ऑफ पीपल। तो ये पीएम जनशक्ति है, आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री, 197 मेगा फूड पार्क्स एंड एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर्स, 4G मोबाइल कनेक्टिविटी इन विलेजेस बाई 2022, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क और 220 एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड वाटर एयरड्रॉम्स, और ये 1600 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो इन रेलवे। तो ये आपका ये स्वतंत्रता दिवस पे पीएम लाल किले से भी 1 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करी थी पीएम शक्ति योजना से, तो वही है जिसमें सबसे पहले रेलवे ने कहा किया है अपने आसनसोल मंडल में। आसनसोल मंडल किसमें पड़ता है, पूर्वी रेलवे जोन में, उसमें उसने स्टार्ट किया है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग अमेजॉन वर्षा वनों पर एक रिपोर्ट। अमेजॉन वर्षा वनों पर एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट किसकी आई है, नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल की एक रिपोर्ट है। नेचर क्लाइमेट चेंज एक जर्नल है, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसमें उन्होंने कहा है कि अमेजन वर्षा जितने भी वन है उसका जो 75% एरिया है वो हिस्सा विनाश की हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्यों डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और डेवलपमेंट के काम में क्या क्या है, एग्रीकल्चर है, रोड बिल्डिंग्स हैं, माइनिंग है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, तथा वुड्स के लिए इन वनों की जो है कटाई की जाती है। अब अमेजॉन वर्षावन क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। और यहाँ पे क्या है, विश्व की जो टोटल हमारा वर्ल्ड है उसकी 30% स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से 40,000 पौधों की स्पीसीज हैं, 16,000 ट्रीज की स्पीसीज हैं और 1325 प्रजातियां जो है आपकी बर्ड्स की हैं, पक्षियों की। ये बर्ड्स की स्पीसीज हैं 1325 के आसपास, और 430 से अधिक मैमल्स हैं, स्तनधारियों की यहाँ प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इतनी अच्छी ज्यादा जैव विविधता वाले ये क्षेत्र हैं। अगर कोई रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पे 75% के आसपास इसका एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हमारे लिए एक बहुत ही कंसर्न का विषय है, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस जो जर्नल है इसका दावा है कि इन्होंने 30 इयर्स के सैटेलाइट्स के डेटास को लिया है और स्टैटिक्स के जितने भी यूजेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबको यूज किया है, तब इन्होंने ये डेटा निकाला है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि ये घर है अद्वितीय जैव विविधताओं का, कार्बन सिंक के रूप में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर ये सब होता है यहाँ पे तो निश्चित ही जलवायु परिवर्तन के जो कुप्रभाव हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जितने भी आपके रेड कलर्स के डॉट्स दिख रहे हैं उसमें वेरी हाई लॉस है,
जो येलो कलर के जो थोड़े से सेफ्रन कलर में है उसमें हाई है, और जो येलो कलर में है, तो येलो कलर तो काफी ज्यादा है। यहाँ पे ये लॉस ऑफ फॉरेस्ट दिखाया गया है। और कहीं ना कहीं कारण है यहीं पे कि इसमें जो आपने फॉरेस्ट फायर की अभी घटनाएं सुनी होंगी अमेजन वर्षा वनों में, और ड्रॉट की से यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि यहाँ से सबसे बड़ी जो नदी है अमेजोन नदी, ये भी यहाँ से गुजरती है, लेकिन अब जब इस इतना कटान इनके बड़े स्तर पर रहेगा तो निश्चय ही एक कंसर्न का विषय है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मिस्टर ए के सीकरी को सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना, देखिए ये भी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कंसर्न लिया था कि चार धाम जो परियोजना है उसका जो डबल लेन चौड़ीकरण का कार्य किया जाना था, तो चार धाम उसमें भी बहुत सारा ये लगभग 55,000 के आसपास पेड़, 690 हेक्टेयर के जंगल और 20 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी के नष्ट होने की संभावना है। तो जिसका क्या था, हिमालयन जो इकोसिस्टम है उसकी पारिस्थितिकी पे काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ने की चांसेस थे। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पे समिति बनाई इसकी देखरेख के लिए, चौड़ीकरण होगा तो उसके लिए, तो मिस्टर ए के सीकरी जो है, पहले डॉक्टर रवि गुप्ता थे, उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया था 2021 में, उनकी जगह अभी क्या किया है, श्री ए के सीकरी जी को इसका जो है अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया। तो चार धाम परियोजना क्या है, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का जो संपर्क मार्ग है उसमें सुधार करने के लिए संबंधित है ये, और 14 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो डबल लेन है उसके चौड़ीकरण की अनुमति दी थी। तो ये मिस्टर ए के सीकरी को याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है इसका, मध्य प्रदेश राज्य ने अपने वार्षिक वित्तीय, अभी मध्य प्रदेश ने अपना जो है बजट की घोषणा की है, उसमें एक खास बात ये हुई है कि उन्होंने अपना बाल बजट के रूप में एक नई चीज उन्होंने पेशकश की है। सारी जो योजनाएं उनको एक नई एक हेडिंग दी है उन्होंने कि बाल बजट। तो बाल बजट क्या है, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मध्य प्रदेश में पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सहित अन्य विभागों की 220 योजनाएं जो अभी तक चल रही हैं उसके लिए 57,803 करोड़ रुपए बाल बजट में पेश किया है, और उनको सबको एकीकृत कर दिया गया है। यानी कि जितनी भी योजनाएं होंगी वो बाल बजट के नाम से, तो ये इसलिए किया गया है कि उन पे अच्छे से मॉनिटरिंग हो जाए, क्योंकि जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 है उसके अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश अंतिम पायदान पर है। यानी कि सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर है मध्य प्रदेश में, और जिसका मेन रीजन उन्होंने बताया है कुपोषण। और वहीं पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की जो मई 2020 की रिपोर्ट थी उसमें भी मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जहां 48 थी, यूपी में 43, बिहार में 32, और जबकि भारत का जो औसतन जो एक आंकड़ा है उसमें 32 है। तो इस तरीके से एमपी की स्थिति आप जानते हैं बीमारू राज्यों में थी, और अभी उसने कुपोषण के मामले में इतनी अच्छी प्रगति नहीं की है, इसलिए इसको इथोपिया और सोमालिया जैसे अफ्रीकन राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। अभी इसमें यह देखना है कि शिशु मृत्यु दर में आपका जो भी है ना, इसमें दो तीन टर्म्स हैं। जैसे शिशु मृत्यु दर है तो ये 5 ईयर्स से नीचे, इसमें थोड़ा सा देख लें हम। एक होता है आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, आईएफआर। इसमें होता है कि जो 28 दिन में जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जो 28 दिन होते हैं ना वो इन्फेंट्स होते हैं। उसके बाद आता है शिशु, या इनको कहते हैं नवजात। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका शिशु। शिशु होता है आपका 1 ईयर से नीचे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका बाल। तो जो बाल बजट की लोग बात कर रहे हैं ये आता है 5 ईयर के नीचे। तो ये बाल बजट की जितने भी 5 ईयर्स के नीचे के बच्चे हैं उनको सबको कुपोषण से मुक्त करते हुए उनकी डेथ न हो, इसलिए इसमें एक तरीके से समन्वयकारी कदम है और एक अच्छी पहल है। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने बाल बजट के रूप में इसको सामने रखा है, तो इट इज अ गुड इनिशिएटिव। उसके बाद है आपका हथियारों के ट्रेंड्स पर एक रिपोर्ट। ये सिप्री है ना, सिप्री हर 4 साल में एक रिपोर्ट अपनी देता है हथियारों के आवागमन, जो भी वर्ल्ड में हथियारों का जो ट्रांसफर होता है, चाहे वो आयात हो चाहे वो निर्यात हो। तो सिप्री सिप्री ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री
के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें इन्होंने कहा है कि 2017 से 2021 के मध्य जो 5 सबसे बड़े हथियार स्थानांतरण वाले देश हैं, उसमें आयात करने वाले हैं और ये निर्यात करने वाले हैं। तो जो आयात करने वाले देश हैं उसमें सबसे 5 में सबसे पहले पे हमारा भारत। ये सबसे ज्यादा हथियार आयात किए हैं भारत ने पिछले 4 साल में। उसके बाद है आपका सऊदी अरब, उसके बाद है मिस्र, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है चीन। ऐसे ही निर्यातकों में सबसे ऊपर है आपका अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और उसके बाद है जर्मनी। तो सबसे ज्यादा आयात करने वालों में आपको याद रखना है भारत, और सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले जो देश हैं उनमें रखना है अमेरिका। और चूंकि रूस और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो इस तरीके से ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत ने अपने वैश्विक आयात जितना भी वर्ल्ड में ट्रांसफर हो रहा है वेपन्स का, उसमें से 11% अकेले भारत ने आयात किया है। और सबसे ज्यादा किस देश से किया है? वो रूस से किया है इसमें। और जो जितने भी आयात करने वाले सिर्फ 5 देश है ना, इन्होंने पूरे वर्ल्ड के आयात का 38% आयात किया है। और इन्होंने निर्यात करने वाले हैं, इन्होंने 77% निर्यात किया है। केवल 5 देश 77% निर्यात करते हैं और केवल ये 5 देश इस 38% आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और उसमें से भारत वर्ल्ड ट्रांसफर का वर्ल्ड के जितना भी इंपोर्ट है हथियारों का, उसका 11% आयात करता है। इसमें भी कमी आई है जब भारत का मेक इन इंडिया और डिफेंस कॉरिडोर जैसे चीजें हुई हैं, तब इसमें लगभग 41% की कमी है। 41% की कमी आने के बावजूद भी भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। तो कितना हथियार हम लोग आयात करते हैं, ये एक रिपोर्ट है सिप्री की जो प्रस्तुत की है, तो एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, ये अभी याद कर लीजिए, अभी निर्वाचित हुए हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली हैं और महिला हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैटलिन नोवाक। नेक्स्ट है आपकी वाहिनी परियोजना शुरू करने वाला राज्य, ये सिक्किम है। वाहिनी परियोजना क्या है? वाहिनी परियोजना है कि जितनी भी आपकी जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज की जितनी भी बच्चियां हैं, उनको महीने में सैनिटरी नैपकिन फ्री गवर्नमेंट देगी। तो उसके लिए इन्होंने नैपकिन सैनिटरी नैपकिन के लिए ये वाहिनी परियोजना के नाम से, वाहिनी योजना के नाम से शुरुआत करने वाला कौन राज्य बना है? सिक्किम। हालांकि ये जो है एक केंद्र की योजना है आपकी RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें ऑलरेडी ये दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी एक योजना बना के स्पेशलाइज्ड वाहिनी योजना के नाम से सिक्किम ने शुरुआत की है। RKSK के नाम से ऑलरेडी ये सभी राज्यों में, इन ऑल स्टेट्स, पहले से ही है। तो इसमें क्या किया जाता है? RKSK में जितनी आपकी किशोरियां हैं 10 से लेके 19 ईयर्स की, जो स्कूल जाती हैं उनको स्कूल में सैनिटरी नैपकिन प्लस आयरन की गोलियां, और जो स्कूल नहीं जाती उनको आंगनवाड़ी के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन प्लस आयरन की गोलियां। आयरन की गोलियां क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जो कि नेचुरल कॉजेज के कारण, तो इसलिए उनको जो है हर महीने, हर वीकली जो है आयरन सप्लीमेंट उनको देने की योजना RKSK में की जाती है, और सैनिटरी नैपकिन भी उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये RKSK के थ्रू चल रहा था। सिक्किम ने वाहिनी योजना के अंतर्गत इसको स्पेशलाइज कर दिया है। उसके बाद है खेल महाकुंभ आयोजित करने वाला राज्य, ये गुजरात है। यहाँ हर साल खेल महाकुंभ होता है, ये इसका 11वां संस्करण है। और यहाँ पे आधुनिक खेलों के साथ साथ परंपरागत खेल जैसे खो खो, कबड्डी, मलखम्ब इत्यादि होते हैं। इससे खेलों की प्रतिभा को आगे लाने में गुजरात का काफी आगे हो रहा है। उसके बाद है आपका हाल ही में राज्य की खेल नीति। अभी गुजरात ही राज्य ऐसा है जिसने अपनी अपनी एक खेल नीति 2022 से लेकर 2027 की घोषणा की है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में किस पार्टी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली है? क्योंकि अभी आप जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो अब एक एक करके हम लोग देख लेंगे जैसे जैसे वहां के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो पंजाब में किस पार्टी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली है? तो ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। ये सांसद हैं पहले अभी, और इन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का नाम है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि इन्होंने, देखिए नॉर्मली होता क्या है कि लोग CM की जो ओथ लेते हैं
वो कहाँ लेते हैं? स्टेट कैपिटल में। इन्होंने क्या किया है, एक नया इनिशिएटिव लिया है और खटकड़ कला इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये शहीद भगत सिंह का गांव है और इन्होंने शहीद भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक मुद्दा बना करके पंजाब का इलेक्शन लड़ा और उसमें ये बहुत अच्छे से कामयाब हुए, क्योंकि 117 विधानसभा की सीटें हैं पंजाब में। कितनी सीटें हैं? 117। और आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों को वहां पे जीता है। और इनकी जो मेन अपोजिट पार्टी रहेगी वो रहेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने वहां पे 18 सीटें जीती हैं। तो 92 सीटें आम आदमी पार्टी की, 117 टोटल सीटें हैं, 18 सीटें कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी ने वहां सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री कौन है? श्री भगवंत मान। शपथ उन्होंने कहाँ ली है? शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में। और इस समय वर्तमान में वहां के राज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, हम अपने करंट अफेयर्स में उनको इंक्लूड करते जाएंगे। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा मैंने कहा है कि मैं जो पहले पढ़ाया है उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा, उसके उत्तर आपको देने हैं। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, जिसे कर्नाटक के हसन जिले से शुरू किया गया है, ये किस योजना से संबंधित है? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और उत्तर प्रदेश के किस साहित्यकार को नारी शक्ति पुरस्कार, यूपी स्पेशल से ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस साहित्यकार को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया गया है? उत्तर प्रदेश में एक पुरस्कार दिया गया, नारी शक्ति पुरस्कार 2020 में, और एक दिया गया 2021 में। आप दोनों लिखें तो बहुत अच्छा, बाकी 2021 का तो आपको लिखना ही लिखना है। तो ये था आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देख लेते हैं यूपी स्पेशल से क्या प्रश्न बनता है आज का। उत्तर प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है? ये आपका झांसी रेलवे स्टेशन है। झांसी रेलवे स्टेशन आपका उत्तर मध्य रेलवे जोन में पड़ता है। उत्तर मध्य रेलवे जोन। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, देख ही लेते हैं इसको कि भारतीय रेलवे को कुल 18 जोन में डिवाइड किया गया है और 70 डिवीजन में। डिवीजन का जो हेड होता है वो डीआरएम होते हैं और 18 जोन है। अगर इसमें हम इंक्लूड कर दें मेट्रो कोलकाता को तो हो जाएंगे आपके 19। और जो सबसे लेटेस्ट 18वां बना है वो बना था आपका सदर्न कोस्टल जोन, दक्षिण तटीय जोन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर था आपका विशाखापत्तनम। तो ये आपका 18वां बना था। अब बात करें हम यूपी में कितने जोन हैं? तो यूपी मेनली 3 जोन है यहाँ पे, उत्तर मध्य, उत्तर और पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वोत्तर का जो हेडक्वार्टर है, ये पूर्व नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा है, ये पूर्वोत्तर जोन रेलवे का है और इसका हेडक्वार्टर है आपका गोरखपुर। उत्तर, इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, इसमें जो पड़ते हैं लखनऊ, मुरादाबाद। और उत्तर मध्य का जो हेडक्वार्टर है आपका वो है प्रयागराज और इसमें पड़ते हैं प्रयागराज, आगरा और झांसी। तो ये 3 यूपी से रिलेटेड हैं, उत्तर मध्य, उत्तर और पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का हेडक्वार्टर है गोरखपुर और उत्तर मध्य का हेडक्वार्टर है प्रयागराज। उत्तर का हेडक्वार्टर उत्तर में पड़ता है लखनऊ और मुरादाबाद। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली। और अभी हमने सबसे पहले वो पढ़ा था आसनसोल मंडल, और उसका जोन कौन सा था? पूर्वी रेलवे, और उसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। तो ये रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। 18 जोन, अगर मेट्रो कलकत्ता को इंक्लूड कर दिया जाए तो 19, और 18वां बना है आपका सदर्न कोस्टल जोन, दक्षिण तटीय जोन, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम। 70 टोटल डिवीजन है, तो जिसको डीआरएम देखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन को का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है? तो ये किया गया है झांसी रेलवे स्टेशन को। तो दोस्तों, ये था आपका करंट अफेयर्स का आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आप इसको देखिए और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए।
It's me, myself, Dr. Mukesh. Thank you very much for today. Thank you and happy Holi to all your